जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम देखेंगे कि जो यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर है बहुत करीब है, 11 तारीख को है, यानी 11 अप्रैल को है। तो उसी के तहत हम धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी का हम सार यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज देखेंगे। वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ जो हमारे गेस्ट पेपर है उनसे भी क्वेश्चन होंगे। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है प्रीवियस ईयर का और गेस्ट पेपर का, ये दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक नंबर के होंगे, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। तो हमारा कौन सा क्लास टेंथ का जो मैथ है, मैथ का जो स्पेशली जो सब्जेक्ट मैथ है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है क्लास 10th का। और मैथ का पेपर कब है? मैथ का पेपर है 11 अप्रैल को, ठीक है ना? 11 अप्रैल को मैथ का पेपर है। तो इसी के तहत आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, वन का क क्या है। वन का क क्या कर रहा है कि 2x + 3y = 18, यानी ये कह रहा है 2x + 3y = 18 है। और काम दिया हुआ है और कह रहा है कि देखिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ, और ये क्या है प्रीवियस ईयर पेपर भी है, इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सअप हैं। तो ये कह रहा है कि x - 2y = 2 को हल करें। और ऑप्शन भी गिवन है कि पहला ऑप्शन क्या होगा, ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या है ये रहा तीसरा ऑप्शन कि x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 6 है। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, एक कह रहा है x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। अब इसी को हम देखेंगे कि इसमें से इस क्वेश्चन में गिवन है कि 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 है। तो हमें ये बताना है इसको सॉल्व करके इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ऑप्शन में मैच कर जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 2x + 3y है और यहाँ पे x है, ठीक है। और यहाँ पे y और x का कोफिशिएंट देखेंगे, y का और x का दोनों में कोफिशिएंट देखेंगे कि किसका कोफिशिएंट है, किसको सबसे आसान होगा मल्टीप्लाई करके हमें लिखने में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो इस यानी इक्वेशन इसे 2 मान लेंगे और इसे 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने का, जो वो भी मेथड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख देंगे और 4 रख देंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये 3 और 4 वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। 3 और 4 इसके वैल्यू हो सकते हैं। फिर यही वैल्यू इसमें देखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं ये वैल्यू आ रही है। तो ये एग्जैक्टली वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू दोनों की, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। ये तभी हम कह पाएंगे जो दोनों इक्वेशन की वैल्यू को क्या करे सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 को सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है 18 है। और इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कितना हो जाएगा 4y = कितना हो जाएगा 2 × 4, ठीक है। अब इसको क्या करें, देख रहे हैं बड़े आसानी से यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2x यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको घटाना चाहिए। और यहाँ पे आपस में कोई कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, तो बड़े आसानी से हमको x y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो साइन रहता है नीचे का वो उसके अपोजिट साइन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब देखिए 2 से 2x कट जाएगा और यहाँ पे देखिए क्या है ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो कितने हो जाएंगे, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। प्लस प्लस 7 यानी ये क्या है +4 है और ये +3 है, तो कितने हो जाएंगे 7y = ये माइनस है और ये 18 तो 14, ठीक है।
यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2। अब देखिए y की वैल्यू किस ऑप्शन में 2 2 है, बस y की वैल्यू केवल एक ही ऑप्शन में 2 है, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। हमें और x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे y की वैल्यू जो है केवल एक ही ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो हमारा एक पहला ये आंसर, ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और y की वैल्यू कहीं भी 2 रखा ही नहीं है, तो हम एक ही वैल्यू निकालेंगे और ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऑप्शन वाला है तो। नहीं तो आप चाहते हैं कि फिर से इसे सॉल्व करें, यानी x की वैल्यू फाइंड करें, तो आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यानी y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए किसी 2 में रखने पे तो x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो जाएगी, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6, तो कितने हो जाएगी, यानी यही इक्वेशन है, यानी यही इक्वेशन जो x की वैल्यू 6 होगी y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कौन सा क्वेश्चन था, प्रश्न नंबर 1 का 1 था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूपी बोर्ड वालों का बहुत करीब एग्जाम है, आप हमेशा क्या करें, जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, ताकि आप मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। मैथ में आप 90 प्लस पाएंगे तो भी एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। अगर 95 से अब पा रहे हैं तो ये क्या है, अच्छा बात है ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर हैं। लेकिन 90 लोग लगभग सभी लोग पा जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना जाना है, 95 से एबव जाना है, और उसको कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट करना पे, प्रैक्टिस सेट आप खूब करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यानी 1 का ख कह रहा है क्या, कि समीकरण जो दिया है, कोई समीकरण है, समीकरण क्या है कि कह रहा है कि 2x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मूल होंगे, के मूल होंगे, के मूल होंगे, ठीक है, इसके कौन से मूल होंगे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन 1 क्या है, 1,1/2। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये कह रहा है कि -1 -1/2, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है तीसरा ऑप्शन, कि तीसरा ऑप्शन ये है कि 1, -1/2, और फोर्थ है -1 1/2, ठीक है। अब अगर तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में सारे जो वैल्यू हैं वो गिवन, इसको यानी जो रूट दिए गए हैं, यानी रूट मूल को क्या करते हैं, रूट जो दिए गए हैं, यानी ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और 0 इक्वल है तो ये रूट होंगे, तो चारों ऑप्शन को चेक करना होगा, तो उससे बेहतर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते होंगे, ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें बेसिक चीज़ों को थोड़ा इग्नोर किया जाएगा, हालांकि बहुत जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको बेसिक चीज़ें बताना है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मैथ में काफ़ी चीज़ें जान रहे हैं, तो हम सीधे प्रैक्टिस सेट पे कर रहे हैं, आप स्किप करते हुए, ठीक है। अगर जो चाहते हैं कि बेसिक से सारी चीज़ें बेसिक से सिखाया जाए तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ, और वो सारी चीज़ें बेसिक पहले ही पढ़ाया दिया गया है। आप अगर जो नए हैं मेरे चैनल पे तो जाएं और प्रीवियस ईयर का वीडियो देखें, यानी जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो है उस पर आप जाएंगे देखेंगे तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें होता है, यानी 2x का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या होगा -2x²। अब किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, एडिशन करें कि ये -x आ जाए, तो हम देखते हैं 2x - x करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, 2x² भी आ जाएगा, और इनमें से घटा देंगे तो x भी आ जाएगा, और यहाँ माइनस साइन पहले से ही है, ठीक है, देख रहे हैं ना आप इसको। और फिर यहाँ पे 2x और ये माइनस इसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2x कॉमन है यहाँ से, 2x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से ये कॉमन है तो क्या करेंगे x - 1 और फिर 2x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 है, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 होता है तो हम क्या करते हैं,
देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से कोई एक नंबर जरूर 0 होगा। अब हम ये नहीं कहते x 0 है या y 0 है, तो यहाँ कोई अगर जो पॉजिटिव दो नंबर है तो कभी 0 हो नहीं सकता, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव भी नंबर है तो भी 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या x या y में से कोई एक नंबर जरूर 0 होगा जिसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी देखिए x माइनस वन 2x प्लस वन इक्वल टू 0 है, तो यानी इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन यानी कोई एक वैल्यू 0 के बराबर होगी तब ये 0 आया है। ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये 0 है ये नहीं है, कुछ वैल्यू रखा तो भी 0 आएगा, या वो दोनों 0 है, दो ही कंडीशन है 0 होने का। कितने कंडीशन है? पहले तो ये 0 होगा, इसका कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस जो भी वैल्यू होगी, फिर इसकी वैल्यू वही हो सकती है और ये भी वैल्यू हो सकती है, या तो तीन केस बन जा रहे हैं, या तो दोनों 0 हो, ठीक है। यानी जब x 0 हो तो ये प्लस माइनस भी हो सकता है, और अगर फिर से y 0 हो तो x प्लस माइनस हो सकता है, और दोनों 0 हो तो भी 0 होगा, यानी कि इनमें से कोई एक को 0 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए हम किसी एक को 0 ना करने के बजाय हम दोनों को 0 करके देख लेंगे कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x बराबर माइनस 1/2, ठीक है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी x बराबर क्या आ गया 1 और x बराबर माइनस 1/2। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू दिया है इसमें रख देना है, यहाँ पे देखिए कि 1 पहले रखते हैं, 2 1 जा ऐसे लिखते हैं 1 1, देखिए यहाँ पे 2 का माने 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 2 ही आएगा, और -1 2, यानी ये 0 बराबर हो जाएंगे, यानी ये वेरीफाई हो गया, ठीक। अब देखते हैं -1/2 का, -1/2 का देखते हैं 2 है, और यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे -1/2 तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4 प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू, अगर 0 आ जाता है हम 0 नहीं लिखेंगे, हमको 0 लाना है, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो इसके ये रूट है, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, यानी 1 हाफ हाफ कितने हो जाएंगे फुल, ये कितना हो जाएगा 1 में से 1 जाए क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप इस बात को यहाँ पे बड़े अच्छे से देख लें, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया 1 कामा -1/2, ठीक है। यानी आप ऐसे आराम से इसको आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगेगा। आपको लगता है कि हमें सॉल्व नहीं करना तो ऑप्शन से भी वैल्यू को उठाएंगे और एक एक करके चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे आसान है यही वैल्यू पुट करना, क्योंकि एक बार 1 रखेंगे तो देख लेंगे, एक बार -1 रखेंगे देख लेंगे, एक बार 1/2 रखेंगे और फिर एक -1/2 रखेंगे। अगर दोनों में जिस चीज पे वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारे रूट होंगे, क्योंकि ऑप्शन में देख ही रखा है, एक बार 1 दिया, एक बार -1 दिया, एक बार 1/2 दिया, एक बार -1/2 दिया। तो जहाँ पे जो नंबर जिस नंबर पे 0 आ जा रहे हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ग, प्रश्न नंबर 1 का ग क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एपी में अगर कोई सीरीज है, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है, यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, और इसमें समांतर माध्य नहीं पूछा है, पदों का संख्या पूछा। कह रहा है कि एपी बराबर गिवन है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद है। 30वां पद कितना है भाई, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 97, दूसरा ऑप्शन 77, तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये -77, और ये चौथा ऑप्शन कह रहा है कि क्या
-87। ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को देखेंगे कि कह रहा तीसवां पद क्या है। ठीक है, तीसवां पद क्या, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखते हैं कि अगर जो एक किसी भी नंबर का ये सब, ये जो कामा से हटाए गए हैं पद, ये जो नंबर है इसको कामा से, इसको कामा से, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल टर्म, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे डाट डाट करके दिया हुआ है। और ये खरा तीसवां पद है। मुझसे ये पूछ रहा है कि तीसवां पद क्या है, तो हम देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी का देखते हैं, टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेते हैं, फिर अगर टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेते हैं, अगर जो कांस्टेंट नंबर देता है तो हम क्या करते हैं, वो समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पे पहले देख रहे हैं 10 का और 7 का डिफरेंस कितना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे पद में से पहले पद को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर इसके ये पहला पद हो जाएगा, फिर इसके लिए ये दूसरा पद हो जाएगा। तो 4 में से 7 में घटाता है। देखें पहले कॉमन डिफरेंस यानी डी देखते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो डी देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3। फिर से एक बार और देखते हैं कि 4 माइनस 7 करेंगे तो भी कितना आएगा, -3। हम देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है -3, और यहाँ पे भी -3। तो हम इसे कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी सार्वंतर कितना है, -3 का है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म दिया है, यहाँ से शुरू कर रहा है ये, तो पहला टर्म ए भी गिवन है, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, 10 दिया हुआ है। अब हमको पूछ रहा है तीसवां पद यानी टी 30 बराबर क्या होता है। फार्मूला हम जानते हैं टी nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला था टी nवां पद का। ठीक है, या तीसवां पद पूछ रहा, तो n के प्लेस पे तीसवां रख देंगे, a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे 10 है, और यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे क्या है, 30 है, -1 इंटू डी के प्लेस पे क्या है, -3। ठीक है, ये 10, ये 29 और यहाँ पे -3। 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, यानी 3 का गुणा करेंगे 9 में तो कितना आ जाएगा, 27। 7 का 7, यानी 27 का क्या लिखेंगे, आप केवल लिखेंगे 7, हासिल आएगा 2, 3 दूना 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे 8, किसका आएगा, माइनस के साथ आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वाले नंबर में से, यानी 87 में 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77। अब इसमें देखिए माइनस का सिंबल बड़ा है, माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बताइए, है ना आसान। तो कितना आएगा, -77। इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बड़े आसान क्वेश्चन है। आप जो भी आप एपी पढ़े होंगे, एपी का क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में जान रहे होंगे, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से और क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी देख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, हालांकि आप जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आसान है तो आपके लिए आसान होता है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से भागते हैं। ठीक है, तो उनके लिए टफ हो सकता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ये संलग्न चित्र में दिया हुआ है, कुछ फिगर वाला मान क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ये क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि ये है ए, और ये है बी, और ये है सी। ठीक है, और ये है डी, और ये है ई। तो ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, और ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये गिवन है 3 सेंटीमीटर। सारे पूरी डिस्टेंस दी हुई है ना। और हमसे पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है कि डी ई पैरेलल बी सी, यानी डी कहाँ है, डी और ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये जो है यानी ये वाला जो लाइन है इसके लाइन के पैरेलल है, वही चीजें दी हुई है। अब पूरा ये जो वैल्यू दिया है, ए डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू क्या है 6 है, और डी बी की वैल्यू 4 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, सीधे ये पूरा गिवन है वो हमने लिखते हैं, बस जो पूछ रहा है वो लिख रहे हैं, बीसी को पूछ रहा है। ठीक है, बीसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो अभी इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, हमें कि आप लोगों को ये भी नहीं पढ़े होंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़े होंगे, सिमिलरिटी नहीं पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं पढ़े होंगे, यानी सर्वांगसम त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे, और समरूप त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे, समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं वो नहीं पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो आप ये पढ़ना चाहते हैं तो समरूप त्रिभुज के बारे में और सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और उसे मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है ये, कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये पैरेलल गिवन है, यानी ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल है। तो हम देखते हैं कि इसको सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे, ये ट्रायंगल यानी कौन सा ट्रायंगल ए बी सी को हम क्या दिखाएंगे सर्वांगसम नहीं, सॉरी, इसको क्या दिखाएंगे, समरूप, सिमिलर ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई को हम क्या दिखाएंगे, कौन सा त्रिभुज दिखाएंगे, सिमिलर, यानी समरूप त्रिभुज दिखाएंगे। समरूप त्रिभुज उसी के समान दिखता है, उसी के रूप के आकार का दिखता है, ठीक है, समरूप यानी समान रूप का, ठीक है। ऐसा नहीं, समान रूप का मतलब ये हुआ कि जितना ए साइड है जरूरी नहीं है कि उतना ही साइड हो, उससे कम हो लेकिन उसी की तरह दिखता हो, ठीक, ये बात है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम वही बात यहाँ पे भी है, और ये क्या है, कॉमन एंगल है, बस हो गया, एंगल से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कौन सा सिमिलर ट्रायंगल है। जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है तो क्या इसमें किस मेथड से हमने कहा कि ये सिमिलर ट्रायंगल है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता रखा है आपको कि ये किस में एंगल से ये ट्रायंगल क्या बन गया, सिमिलर ट्रायंगल बन गया। कौन से ए बी सी और ए डी ई, देख रहे हैं, ए डी ई और ए बी सी। तो जब ये हो जाता है तो ये कहता है कि इनके साइड का जो रेशियो होता है, जितना भी इनका साइड है उनका रेशियो होता है, लेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू देंगे, ठीक है, यानी इनके साइड का जो रेशियो होगा सेम होगा। देखिए कैसे, अब देखेंगे ए बी, पहले बड़ी साइड ले लिए हैं, और ए बी अपान ये साइड छोटे वाले ट्रायंगल के ए डी बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब देखिए बड़ी साइड लिखी है तो हमें मजबूरी है बड़ी साइड को लिखना, बी सी। अब जो भी साइड लिखेंगे पहले उस, यानी बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ऊपर लिख रहे हैं तो हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल का साइड का ऊपर लिखेंगे, यानी जो बड़े वाले त्रिभुज है उसको देखेंगे, अगर वो ऊपर लिख रहे हैं तो हमेशा बड़ी वाली साइड पहले लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल का। और यहाँ पे डी बराबर है, ठीक है। और एक चीज और होता है इसमें, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये बातें यहाँ पे निकल के आती है। अब यहाँ पे देखिए ए सी अपान ए, ठीक है। अब हमसे पूछ के हमें गिवन क्या है, देखिए ए बी गिवन है, ये ए बी गिवन है, आपको लग रहा है कि ए बी नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी गिवन है, यहाँ तक 3 दिया है, उसके बाद से 4 दिया, तो 4 दिन कितने हो जाएंगे, 7, यानी 7 सेंटीमीटर गिवन है। ए बी क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 और 4 क्या हो गया 7। अब देखिए ए डी क्या है, ए और डी क्या है, 3 है, तो हम हमेशा 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बी सी क्या है, बी सी हमसे पूछ रहा है, बी सी को हम मानेंगे बी सी लगने देते हैं। अब देखिए डी ई क्या है, डी दिया है, डी ई 6 दिया है, तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। और ए सी क्या है, ए सी हमसे पूछा ही नहीं, और ए क्या है ये भी हमसे पूछा नहीं, ए के बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जब ये क्वांटिटी इसके बराबर है और ये क्वांटिटी इसके बराबर है, तो हम ये कर सकते हैं कि ये वाला क्वांटिटी पहले इसके बराबर होगा, फिर ये भी इसके बराबर होगा, ये भी इसके बराबर होगा, यानी तीनों क्वांटिटी आपस में बराबर है, इन तीनों का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो हम ये कर सकते हैं पहले यहाँ से, यानी ये फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या कर सकते हैं, इसे फर्स्ट माने और इसे सेकेंड माने, तो क्या कर सकते हैं 7/3, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे 7/3 इक्वल टू BC अपान 6। तो अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू BC। अब देखिए 3 दूना 6, BC की वैल्यू क्या निकल गया, यानी 7 दूना 14, 14
सेंटीमीटर। ठीक है, कितना निकल गया आगे? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये जो BC है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में थर्ड है। ठीक है, अब बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सिमिलरिटी लगा देंगे और एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहे कि इनका साइड का रेशियो कांस्टेंट होता है, तुरंत आंसर आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या होगी? 14। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ऐसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब, और एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसे अगर 2 नंबर में पूछेगा तो या आपको सिमिलरिटी दिखाना पड़ेगा कि कैसे सिमिलरिटी होता है, क्या रोल होता है सिमिलरिटी दिखाने के लिए, क्या क्या हमारे पास रिक्वायर्ड होते हैं और क्या चीजें आवश्यक होती हैं जो भी सिमिलर ट्रायंगल हमको दिखाना रहता है तो, और उसमें क्या क्या कंडीशन होती है सब तो आपको लिखेंगे। हालांकि हमने बहुत शॉर्ट में बताया क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन का नेचर रहेगा उसी तरह से आपका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, उसी तरह से आपका सॉल्यूशन भी रहेगा। अगर यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता तो क्या करते हैं, थोड़ा इसे डीप में जाते हैं। ठीक है, और अच्छे से चीजों को समझते हैं और लगाते हैं। ठीक है, लेकिन 1 नंबर पर पूछा था तो मोटी मोटा आप इसको देखेंगे। ठीक है, अब एक आ रहा बिंदु, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का। ठीक है, बिंदु दिया हुआ है, बिंदु क्या है? -6P है कोई बिंदु, और ये 6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, मूल बिंदु से दूरी। देखिए जैसा क्वेश्चन 1 नंबर का है तो अब सीधे मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? जब मूल बिंदु है, मूल बिंदु का होता है 0 0 पे, 0, 0 पे होता है, तो अब सीधे डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस का फार्मूला लिख दीजिए। क्या होता है? इसे x1 मान लीजिए या फिर y1 मान लीजिए, और मूल बिंदु को मान लीजिए x2 y2, यानी दोनों 0 है। तो क्या फार्मूला होता है? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। वो सीधे हम फार्मूला दे रहे हैं, यानी x1 में क्या है? -6 -0 प्लस y1 यानी 8 -0 का होल स्क्वायर। अब सीधे फार्मूला लगा देंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे इसको आपको कोई कह दिया क्वाड्रेंट में ड्रा करने के लिए, यानी चतुर्थांश में इसे दिखाने के लिए कह दिया तो किस चतुर्थांश में आएगा इसको भी जानना जरूरी है। मैं भी बताऊंगा कि किस चतुर्थांश में आएगा। देखिए 36 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 36 और 64 कितनी होती है? 100 की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट क्या आती है? 10। ठीक है, मैं अगर स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालना आता है या क्यूब नहीं निकालना आता किसी भी नंबर का, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें स्क्वायर और क्यूब को किस तरह से निकाला जाता है बेहद विदिन सेकंड, बिना पेन और कॉपी के आप उससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 10, यानी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? बिंदु P की 10 होगी। अब इसे देखिए किस तरह से चतुर्थांश में बनाएंगे, इसको देखिए एक बार। x की वैल्यू निगेटिव में है तो यानी ये वाली इस पे होगी, इस वाले लाइन पे होगी। ठीक है, अब जो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 और दिया है, यानी y पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला देंगे और यहाँ से 6 मिला देंगे। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी? 6, 8। जब भी आप चतुर्थांश का यूज करेंगे तो उसमें कोई निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, निगेटिव साइन अपने आप वो शो हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस चतुर्थांश में तो x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव, जब भी ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जैसे आप इधर आएंगे यानी लेफ्ट की ओर आएंगे तो x की वैल्यू निगेटिव होगी, और जैसे y की वैल्यू नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और इसे बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसमें दोनों वैल्यू क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, इसमें दोनों वैल्यू निगेटिव होती हैं, क्योंकि दोनों एक तो इधर जाती है और एक इधर आती है। ये y की वैल्यू नीचे आती है, यानी y की वैल्यू नीचे रहेगी तो ये, यानी y की वैल्यू माइनस में रहेगी तो नीचे आएगी, और फिर x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों माइनस होते हैं, यानी x y की वैल्यू, ये दोनों प्लस में होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है? एक वैल्यू प्लस में होती है, यानी
पहले x की वैल्यू प्लस में होती है, दूसरी वैल्यू निगेटिव होती है, यानी y की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, आप इसे भी देख के बता सकते हैं। ये 6 कामा 8 को रिप्रेजेंट करा किस चतुर्थांश में, दूसरे में। कभी कभी चतुर्थांश पूछ लेता है, कोई भी नंबर दे देगा, कह देगा कि बिंदु -6 -8 है, तो ये बताइए किस चतुर्थांश में है। तो आपको चतुर्थांश का अगर जानकारी है, प्लस प्लस की में प्रथम चतुर्थांश में, माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में, और दोनों माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में। और एक प्लस और एक माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, यानी x की वैल्यू प्लस में और y की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में होती है, तो किस चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, आप इसकी भी जानकारी रखेंगे। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि ये बताइए ये किस चतुर्थांश में है, उसको आपको फिगर ड्रा करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब हम बढ़ते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों में क्या है। ठीक है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी एक एक नंबर का ही अभी तो है, उसमें भी कई भाग हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन है इसमें, है 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है और चारों एक एक नंबर के ही हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि साइन, इसमें जल्दी जल्दी हम समझेंगे। साइन ए बराबर क्या है, 1/2 है। तो कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू फाइंड करिए। बोले साइन ए बराबर 1/2 है, तो कॉट ए की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या ये सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं, एंगल की वैल्यू दी हुई है ना, ये किसकी वैल्यू है, साइन क्या है, एक ऑपरेटर है जो एंगल पे ऑपरेट होता है। ठीक है, और एक किसका रिलेशन बता, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन बताता है। और वो साइड का नाम आप जानते हैं कि हमेशा ये जो कॉन्सेप्ट साइन और ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बेस होता है, यानी आधार होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। इन तीनों के बीच में ही कोई रिलेशन बताएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/2 दिया हुआ है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले एंगल से सॉल्व करेंगे, और नहीं एंगल से सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरीका है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, और इसे थीटा माने या फिर ए माने, ए गिवन है तो ए मान लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ए है 1 और ए है 2, और जब ये कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 - 1 यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी √3 आ गया। अब देखिए कॉट की वैल्यू क्या होती है, आप हमेशा एक फार्मूला याद रखेंगे, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये tan की वैल्यू होती है, sin की वैल्यू होती है, cos की वैल्यू होती है। जैसे ही tan की वैल्यू आ जाते हैं तो tan का क्या होता है, इनवर्स जो होता है वो cot होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan के यानी cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, रूट में 3 दिया हुआ, और लंब कितना दिया हुआ 1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3/1, तो ये काटे बराबर क्या हो जाएगा √3। ठीक है, वैसे भी इसको आप एक देख लिए, इस मेथड से आप सीधे एंगल वाले बात से एंगल से देखेंगे कैसे। ठीक है, एंगल से कैसे देखेंगे वो भी देखते हैं, एंगल से भी देखेंगे कैसे देखते हैं आप। ठीक है, साइन ए बराबर ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में 30 की। ठीक है, यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है। आप देखेंगे मैंने कितना भी 30 है, यानी 0, 30, 45, 60, 90 का एक बहुत शार्ट ट्रिक बनाया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको जाएं, सबसे पहले उसको देखें, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी होता है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। नहीं ये देखिए साइन ए बी साइन जब दो, ये साइन क्या है, एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर कभी बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एंगल बराबर, और ये दोनों चीजें वैल्यू बराबर हैं तो ये क्या होंगी, इसका मतलब है कि ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ऑपरेटर से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऑपरेटर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ए बराबर कितना है 30 है। ये क्या इंप्लाई करेंगे, ये रिप्लाई करेंगे कि एंगल ए बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जब ये 30 आ गया तो यहाँ पे देखेंगे काट ए बराबर ए की प्लेस पे क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। ठीक है, काट 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर हम सपोज करिए कि आपको नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, cos बटे sin। cos 30 डिग्री की वैल्यू याद होगी आपको शायद, और sin 30 डिग्री की वैल्यू याद होगी। अभी आपने यहाँ पे देखा sin 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी,
और cos 30 की वैल्यू क्या होगी 3/2 और sin की वैल्यू क्या होगी ऐसे। ये भी क्या हो गया cos 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है, कितना हो गया √3। दोनों तरीके से आपको वही आंसर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है कि काट a बराबर a/b हो तो काट a बराबर क्या दिया हुआ है b/a हो तो दिखाइए कि b sec a cosec बराबर 1, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। इस बात को आपको क्या करना है प्रूव करना है। ये काट वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसमें क्या करेंगे बड़े आराम से रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और इस वैल्यू को सबको देखेंगे। आप हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे, जब भी एंगल नहीं दिया रहता है तो आप क्या देखेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें एंगल ए की बात करेंगे। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है और एंगल ए से सपोज कर लेंगे ये 90 डिग्री कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब काट a बराबर दिया b/a। अब हमेशा इसको मान लीजिए आपको लर्न भी नहीं है तो लाल लिखेंगे और बटा कक्का लिखेंगे आप। ये हमेशा प्रूव ये हमेशा ये जो आपका क्या रहेगा की पॉइंट है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखेंगे जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काट है, काट की वैल्यू आप हमेशा बच्चे साइन कॉस टैन को ही याद करते हैं, कॉट को भूल जाते हैं। तो काट की वैल्यू क्या होती है आधार बटे लंब। अब देखिए आधार क्या है b और लंब क्या है a। कैसे पहचाने, हम यहाँ से एंगल लेंगे तो ये लंब होगा, इस एंगल के सम्मुख जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये जिस एंगल पे मतलब ये क्या होगा, ये जो एंगल जिस भुजा से बनेगा वो आधार होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा एंगल लंब दे दिया और आधार दे दिया तो हाइपोटेनस हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यानी √a² और b² रूट में लिख देंगे, ठीक है। अब सीधे वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए b क्या होता है सेक का होता है। सेक को देखिए कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है ये सीधे आप क्या लिखेंगे LHS से, ठीक है। इसमें हमेशा LHS से लिखना होता है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड दिखाना है। तो अगर ये देखिए क्या होता है ये रूट में a² b² और क्या होता है सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हो गया, आधार लिख दीजिए b, ठीक। अब देखिए a इंटू कोसेक का क्या होता है यानी साइन का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या और लंब क्या है, ये कर्ण क्या a² प्लस b² रूट में है और ये है a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तो ये कितना आएगा 1, ठीक है। आप हमेशा इस बात को समझेंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे जब भी यहाँ पे इस वाले वैल्यू को हम नहीं बता सकते कि कितना है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल दिया हुआ है यानी हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये AB दिया हुआ है तो AB की वैल्यू हमें पता ही नहीं तो हमने ट्रायंगल बना दिया। अगर AB की वैल्यू पता तो 1/2 दूर रहता, चाहे 3 रहता, रूट में 3 रहता तो हम कुछ एंगल की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा ट्रायंगल से लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल से लगेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में और आपका जो पूरा तैयारी हो चुका है वो आपको बूस्टअप करेगा, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस से देखेंगे तो आपको हमेशा बूस्टअप करेगा, ठीक है। एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे ही आप प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंस आते हैं। अगर वैसे भी आप थ्योरी पूरा तैयार है तो आपको हमेशा प्रैक्टिस सेट ही देखना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की संख्या देखना है कि 2 अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले देखेंगे 3 से विभाज्य मिनिमम यानी 2 अंकों में देखेंगे कि 3 से मिनिमम कौन नंबर विभाजित होती है। सबसे पहले तो देखेंगे 10 से शुरू करेंगे, 10 11 12 वो ये मिल गया 12 है। अब इससे आगे बढ़ जाएंगे सीधे 99, ये मैक्सिमम नंबर होगा। पहले मिनिमम पे जाएंगे उसके बाद से सीधे मैक्सिमम पे जाएंगे, ठीक है। 2 अंक का डिजिट क्या लिखेंगे मैक्सिमम लिखेंगे 99
क्यों 99 लिखेंगे? क्योंकि 100 में जैसे ही जाएंगे वैसे 3 डिजिट में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 99 गया वो 2 डिजिट में है, और 2 डिजिट का सबसे मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। अब मिनिमम नंबर क्या है जो 3 से डिविजिबल है? 12 है, ठीक है। अब देखिए 12 से पकड़ेंगे और 3 से जो विभाज्य होगा इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, 18 डॉट डॉट डॉट। ये 99 भी क्या है? 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखिए सबसे खास बात क्या होती है कि ये क्या है, कौन सा आपको दिख रहा है कि कोई सीरीज बन गई है, इसमें नहीं लिखा कि एपी बना जीपी बना, कुछ भी नहीं लिखा है। तो आपको ये कुछ दिख रहा है कि एक कांस्टेंट टर्म जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना जुड़ा, इसमें कितना जुड़ा, डॉट डॉट ऐसे पहुंच गए हैं 99 तक। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये देख रहे हैं कि इसमें 3 और इसमें 3, डॉट डॉट ऐसे भी आगे भी 3 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 3 से ही पूछा। मिनिमम ऐसा नंबर जो है सबसे पहले लिखेंगे 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे, 10 लिखें, 11 लिखें, 12 लिखें, 13 लिखें, 14 लिखें, 15, और उसमें से छांटेंगे कौन कौन नंबर 3 से विभाज्य है, तो उसका कलेक्शन कर लेंगे। जो नंबर 3 से विभाज्य है, तो हमको आप थोड़ा सा पढ़े हुए हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन 12 का 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर ये 12 है तो यानी इनका सम और इसका सम क्या होगा, 3 से विभाज्य है, यानी 12 क्या है 1 + 2 3 है, 3 से खुद विभाज्य है। 15 क्या है 1 + 5, ये भी 6 है, ये भी 3 से विभाज्य है। 1 + 8 ये भी 3 से विभाज्य है। तो ये जब भी 18 भी 3 से विभाज्य होगा, 99 का 9 + 9 18 भी क्या 3 से डिविजिबल है। तो हम ऐसे अंदाजा लगा लिए कि इसका कितने टर्म हो सकते हैं, मैक्सिमम 99 होगा, और इससे भी कोई कम टर्म रहता तो हम उसको भी देख लेते हैं। अगर ये मिनिमम मान लीजिए, मैक्सिमम अगर ये नंबर मान लीजिए कि 99 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो क्या करते हैं, इससे एक हम छोटा देते हैं, 3 से विभाज्य है तो काम चला लेते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये खुद 99 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको लास्ट टर्म बोलेंगे। इसे क्या बोलते हैं, एल बोलेंगे, लास्ट टर्म। और इसे क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस भी डी हमको मिल गया, कितना 3, वो खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 से विभाज्य, ठीक है। अब हमको ए मिल गया, डी मिल गया, एल मिल गया, तो हम जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है, ए + n - 1 × डी, a + n - 1 × डी, ये लास्ट टर्म का फार्मूला, ठीक है। जब भी लास्ट टर्म गिवन रहता है तो भी ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये ना पद निकालने के लिए भी हम टीएन लिखते हैं, लेकिन अगर कह दिया अंतिम पद निकालने के लिए तो भी हम ये यूज कर लेते हैं। अंतिम पद हमें पता है और हमें प्रथम और सामांतर पता है, तो अंतिम क्या है 99, और यहाँ पे कितना है, जब पदों की संख्या को गिवन ना पता हो, हम काउंट नहीं कर पा रहे कि इसमें कितने पद हैं, 12 से लेकर 99 तक, वैसे भी आप काउंट करके आंसर निकाल सकते हैं। पूरा नंबर लिखेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, प्रोसीजर लंबा हो जाएंगे, तो इसलिए आप फार्मूला लगाएंगे काफी शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए 12 लिख दीजिए, n - 1 × d कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 99 में से 12 घटा दीजिए, ठीक है, और n - 1 × 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 12 में 99 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से 2 जाए 7, और 9 में से 1 जाए 8, यानी ये 87 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए 87 3 से विभाज्य है, कैसे कैसे पहचाने, 8 7 15, यानी इन दोनों डिजिट को आप जोड़ देंगे और इनका सम देखते हैं 15 है, तो ये क्या होंगे 3 से विभाज्य होंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 आ गया, 3 9 27, n - 1, n - 1 कितना आ गया, n - 1 बराबर 29 आ गया। अब देखिए n - 1 = 29, तो n को 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 29 + 1, ये कितना आ जाएगा 30, यानी 30 ऐसे नंबर हैं, यानी 2 डिजिट के 30 ऐसे नंबर हैं जो 3 से विभाज्य हैं। 2 डिजिट के एक ऐसे नंबर हैं जो 3 से विभाज्य हैं। कितने नंबर 30, 2 डिजिट से विभाजित होने वाले नंबरों की संख्या क्या है 30, 2 डिजिट के। सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम क्या है, ये देखिए सबसे मिनिमम है और वो सबसे मैक्सिमम है जो 3 से विभाज्य है। और वो कितने नंबर है 30 नंबर है, ऐसे 30 नंबर हैं जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ भी सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। कौन सा सीरीज बना
आप देखते ही पहचान रहे हैं कौन सा सीरीज बना, 12, 15, 18, 21, ऐसे 3 से विभाज्य है। तो इसमें क्या जोड़ा गया, कांस्टेंट टर्म जोड़ा जा रहा है यानी 3, और डिफरेंस बन जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस जिसे सार्वंतर बोलते हैं। और ये 99 अंतिम पद है। अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लगा देंगे और पूरा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र है के अंदर 14 मीटर है, एक वर्गाकार कोई क्षेत्र है, इसके वर्ग, ये वर्गाकार है। ठीक है, और इसकी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके अंदर भुजाओं को छूता, इसके चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। चारों भुजाओं को छूता हुआ, देखिए चारों भुजाओं को तभी छुएगा जब ये इसके मिड पॉइंट पे होगा, यानी इन दोनों भुजाओं, इन चारों भुजाओं के मिड पॉइंट पे तभी टच कर, ये वृत्त इन चारों भुजाओं को तभी टच करेगी जब ये इनके मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये तभी टच कर पाएगी जब इनके मिड पॉइंट से होके गुजरेगी। अब देखिए सर्कल को मत जाइए, सर्कल ड्रा करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करें, बस इमेजिन करें कि ये सर्कल बन रही। ठीक है, देखिए सर्कल मान लीजिए, इसे क्या दिक्कत है, हम मानने में बहुत, मैथ में सब चीजें मानी ही जाती हैं, कोई एक्चुअल होती नहीं है, सब माना। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए एक सर्कल है और ये कहाँ से सारे भुजाओं को टच करते हुए जा रही है, और इन जब ये मिड पॉइंट पे टच करेगी तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7, और ये 14 गिवन है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। वर्ग है भाई, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो ये ऐसे डॉट डॉट इसको मिलाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप चाहते तो मिला लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पे ये वाली लेंथ देख रहे हैं और ये वाली लेंथ देख रहे हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है 7 है। ठीक, क्योंकि मिड पॉइंट है और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस को, और ये जहाँ कट कर रही हैं वो इसका सेंटर हो गया। ठीक है, ये सर्कल यहाँ से इस सेंटर से ड्रा की गई, कितनी, अगर जो मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लिया जाए और फिर तभी सर्कल इसको खींचेंगे तो ये चारों भुजाओं को टच करेंगे, ऐसे समझिए। अगर तो ये स्क्वायर को, यानी ये वर्गाकार कोई बागीचा, वर्गाकार कोई घर है और चाहते हैं कि उसके अंदर एक, चाहते हैं कि अब बागीचा बनाए जो क्या हो, बागीचा गोलाकार हो या वृत्ताकार हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो देखेंगे कि कितना है, 14 है, और 14 का हाफ कर देंगे तो 7, यहाँ पे भी 7, सबका हाफ कर देंगे। अब ये जो डिस्टेंस मिली हमको हाफ, वो वहां से क्या करेंगे, सारे डिस्टेंसों को आपस में मिला लेंगे। ठीक है, अब ये जहां मिलेंगे वो सेंटर हो जाएगा, वहीं से सेंटर, अब इतनी दूरी ले लीजिए और एक चाप लगा दीजिए, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्गाकार बनाएंगे, वर्गाकार का मिड पॉइंट हम देखेंगे, सब मिड पॉइंट मिल गया, और मिड पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से मिला देंगे, और वो जहां कट करेंगे वो सेंटर हो जाएगा, और वो सेंटर से जो मैं एक दूरी ले लेंगे कोई, और सर्कल खींचेंगे, वो दूरी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहा है कि ये जो खाली वाला भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पूछ कह रहा है कि खाली क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो शेष भाग हैं ये वाले, उनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये जो खाली वाले भाग थे इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, इसका नहीं पूछ रहा है, ये जो सर्कल से आप कवर किए हैं इसका क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, इसमें तो आप बागीचा लगाए रखे हैं, और जो छूट जा रहे हैं चारों कॉर्नर पे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो कैसे लगाएंगे, देखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो बड़ी आकृति है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा गुना भुजा, तो हम सीधे भुजा स्क्वायर लिख देते हैं,
और इसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर को क्या नहीं 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और ये किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 14 का स्क्वायर, यानी भुजा थी 14 सेंटीमीटर, यानी इसका स्क्वायर क्या गया 196। अगर जो आप स्क्वायर फुट आपको निकालने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मेरे वीडियो को जाए, प्रीवियस वीडियो में मैंने स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ, क्यूब का शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ, जो आपको क्या एकदम धांसू ट्रिक है, ठीक है। वो देखते ही आपको बता देंगे बिना पेपर और पेन के ही कि कैसे इसका स्क्वायर इतना आया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जो सर्कल है इस सर्कल का क्षेत्रफल कुछ होगा तो क्या होगा, इसका रेडियस पता है तो सर्कल का क्षेत्रफल हम लिख देंगे यानी वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और आर अब इसका मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 22/7 कितना होता है 22/7, ठीक है। और इसका मतलब आर का मतलब 7 का स्क्वायर का क्या करते हैं 7 × 7, ठीक है। अब एक 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा ना रहेगा, है ना। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, यानी 7 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 22 में, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं दोनों वृत्त कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, वो 154 सेंटीमीटर घेर रहा है, और ये स्क्वायर कितना घेरा हुआ है, वर्गाकार जो भाग है वो कितना घेरा हुआ है, वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरा हुआ। तो क्या करेंगे, अब जो ये वाला पार्ट बच जा रहा है, यानी बड़े में से आप ये जो कवर किया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम देख रहे हैं चारों कॉर्नर के क्षेत्रफल को हम बता सकते हैं, एक साथ बता सकते हैं कि ये कितना क्षेत्र खाली है, इन सारे को सम बता सकते हैं, एक का नहीं। ऐसा नहीं कि इसका खाली बता रहे हैं इसका नहीं, इन चारों भाग छूट जा रहे हैं इनका सम बता रहे हैं हम। तो यही चारों भाग को पूछ रहा था, तो क्या करेंगे, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है यानी शेष का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे शेष का क्षेत्र, यानी शेष का क्षेत्र यानी शेष का क्षेत्रफल क्या होंगे, देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154, और 196 में से 154 जब घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, घटाना तो आपको आता ही होगा, 6 में से 4 जाए 2, और 9 में से 5 जाए 4, ठीक है, और 1 में से 1 जाए 0, तो ये कितना आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका सम कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पूरा बाउंड्री बनवाए और फिर जो बीच में कॉर्नर छूट रहा है वो कितना हो रहा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, बागीचा लगा रहा है, यानी ये जो सर्कल वाला एरिया इसमें पूरा बागीचा हुआ है, बागीचा लगा हुआ है, जो मैंने ये किया हुआ लाइन किया हुआ इसी का एरिया मैंने कितना बताया 42 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं, अगर जो आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लगा दीजिए गर्दा में रख दीजिएगा। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है, परीक्षण कीजिए कि x बराबर -2/√3 समीकरण इसको एक मूल है, ठीक है। अभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो आप समझिएगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन को ऐसे देखिए, इसको इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर जो भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अगर जो आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेरी करें और मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिख दें, और मुझे पर्सनली आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं लिंक ये व्हाट्सएप का और फेसबुक का सब और अपने PDF का और अपने टेलीग्राम का सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे एक बार देखेंगे और अपना जो क्वेरी होगा वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि परीक्षण कीजिए कि x बराबर -2/√3, परीक्षण करना है, क्या करना है परीक्षण करना। अब ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, खंड
चौथा क्वेश्चन चल रहा है, यानी खंड 4 चल रहा है इसमें, ठीक है। कह रहा है कि परीक्षण कीजिए कि क्या, परीक्षण करना है आपको, करना है, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर -2/√3 समीकरण, कौन सा समीकरण है, √3x² बराबर x प्लस 6√3 बराबर 0 का एक मूल है, मूल है। इसको आपको क्या करना, परीक्षण करना है। परीक्षण करने का मतलब ये है कि भाई कुछ नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू है इसमें उठा कर रख दीजिए, अगर 0 आ रहा है तो इसका रूट है, अदरवाइज नहीं है। तो वही काम करेंगे, जल्दी में करेंगे इसे थोड़ा। √3 इंटू देखिए x² यहाँ पे क्या लिखे, -2/√3 का होल स्क्वायर, और देखिए प्लस 11/-2/√3 प्लस 6√3। अब हमें क्या दिखाना है, हम यस से चल रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, हमें 0 दिखाना है। अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं 0 आ गया तो हम ये कहेंगे x बराबर -2/√3 क्या इसका एक मूल है, अदरवाइज नहीं है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, √3 है, और इसका क्या हो जाएगा 4/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, 11 दूना 22 माइनस के साथ √3 प्लस 6√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, इससे क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो ये वैल्यू तो 0 कभी आएगी नहीं, ठीक है, वैसे भी दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका मूल नहीं है। ये जो इक्वेशन गिवन है, जो x बराबर -2/√3 है, वो इसका मूल नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कैलकुलेशन करेंगे जो है कि 0 नहीं आएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू आ जा रही है, हालांकि 0 के इक्वल आ जाती तो हम कहते हैं रूट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। देखते हैं पूरा सॉल्व करते हैं इसे। अब क्या हो जाएगा 4 रूट, ऐसे ऐसे इसको अच्छे से लिखेंगे, देखिए 4 इंटू √3/3 माइनस, सॉरी इसको कर लेते हैं 6√3, और इसको क्या लिख सकते हैं -22/√3, ठीक है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी और भी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या ये पूरा तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हम इसको कहीं निष्कर्ष पे ना पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 छक्का 18, 3 छक्के 18, और यहाँ पे 4√3 रहने दीजिए, और ये 3 छक्के 18 को क्या लिख देंगे, 18 ही लिख देंगे, और √3 और ये 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, पूरा सॉल्व करना जरूरी है। ऊपर से हमको दिख रहा था, पहले हम भी कंफ्यूज थे कि ऊपर से सॉल्व कर रहे थे तो दिख रहा था कि नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं, ठीक है। 18 4 कितने हो जाएंगे, 22√3 और अपान 3। अब यहाँ पे क्या होंगे 22√3, और यहाँ पे क्या है 22 में रूट और 3 नहीं है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 22√3 अपान 3, और यहाँ पे 22√3, ठीक है। अब देखिए ये √3 है, यानी ये 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 3 इंटू 3, ठीक है। यानी जब भी रूट में 3 से और फिर उसी रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली √3 बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर का कट जाएगा, यानी √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 को मैंने इस तरह से लिख दिया, आपको 3 देखिए 3 क्या है, 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, √3 इंटू 3, वही मैंने लिखा है। अब यहाँ से रूट से एक रूट कट जाएंगे, ठीक है, एक रूट कट लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है 22/√3, और यहाँ पे भी क्या है 22/√3, ये क्या है 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं ये पूरा सॉल्व किए और ये क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, x बराबर -2/√3 इस समीकरण का एक क्या है, मूल है।
आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपके जो भी कॉन्फिडेंस है वो एक अलग लेवल पे पहुंच गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं मेरे प्यारे साथियों, आई होप ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आए होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए होंगे आप उसे क्या करेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे एसएमएस करेंगे या फिर मैसेज करेंगे या फिर ईमेल करेंगे उसे। और कोई भी क्वेरी हो मैथ से संबंधित या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से संबंधित हम मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको कोई तकलीफ है, कोई भी परेशानी हो, वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट या ये भी जो तरीका है प्रैक्टिस करने कराने का आपको पसंद आया हो। जो भी कमियां हो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद प्यारे साथियों।